नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। दोस्तों, सूबे में सूखे और कर्ज से त्रस्त असहाय अन्नदाताओं की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकार किसानों की मदद के लिए उनके पास उनके गांव और खेत खलिहान तक पहुंच रही है। बावजूद इसके बीते 2 रोज के भीतर ही 3 माटी पुत्रों ने बेबसी में फिर से मौत को गले लगा लिया। खैर, मरने वाले तो मजबूर हैं, क्या कीजिएगा, लेकिन जीने वाले भी खूब कमाल करते हैं। हर शब्द नस्तर की भांति सीने में चुभो जाते हैं। तभी तो एक तरफ कंगाली के कगार पर पहुंच चुका किसान तिल तिल कर मरने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ सत्ता की मलाई का मजा लेने में मस्त हमारे माननीयों की फिसलती जुबान हालातों से हार चुके माटी पुत्रों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उस पर नमक छिड़क रही है। आपदा की इस मुश्किल घड़ी में भी संवेदनशील सरकार के बेहद जिम्मेदार मंत्री किसी फिल्म समीक्षक की तरह माटी पुत्रों की मौत पर अपने अपने बेतुके और बेहुदे बयानों के तहत मदद की बजाय कोई किसानों को कायर कह रहा है, तो कोई किसानों की मौत को स्वाभाविक मौत करार दे रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आई गीता, पहुंची इंदौर, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सामाजिक न्याय विभाग करेगा गीता की देखरेख। रीवा के जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा को बीजेपी ने पार्टी से किया निष्कासित। 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्य से दूर रहेंगे मिश्रा। मिश्रा पर पार्टी के खिलाफ बगावत करने का है आरोप। रायपुर में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस पर हुआ लाठीचार्ज। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। राजा बराड़, भूपेश बघेल, अमित जोगी, टीएस सिंहदेव सहित कई दिग्गज रहे प्रदर्शन में मौजूद। आज सीएम शिवराज ने किया टीकमगढ़ और छतरपुर के गांवों का दौरा। शिवराजपुर समेत कई गांवों में किसानों से की मुलाकात। राजगढ़ के खिलचीपुर में एक बार फिर बिफरी यशोधरा। किसानों की शिकायत के बाद अधिकारियों पर जमकर बरती। पंचायत के सीईओ और आरईएस के एसडीओ को सस्पेंड करने के दिए निर्देश। भिलाई में दिखी पुलिस की अमानवीयता। चेकिंग के दौरान मरीज की हार्ट अटैक से मौत। करीब घंटे भर तक रोका गया मरीज का वाहन। नाराज परिजनों ने 100 को रखकर किया चक्का जाम। ग्वालियर में मोबाइल शोरूम के कैमरे में कैद हुई सातिर मां बेटियां। मोबाइल खरीदने का झांसा देकर मोबाइल किया पार। होशंगाबाद के बाबई में अफसरों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। कृषि प्रमुख सचिव समेत एसडीएम और अफसरों ने भागकर बचाई जान। फसल के सर्वे के लिए गए थे अफसर। झाबुआ में बड़ा हादसा चला। एलपीजी से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलटा। टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल। मौके पर प्रशासन और गैल के कर्मचारी। जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में की गई अंतिम डोली विदाई की रस्म। मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई डोली। 75 दिनों तक चलेगा विश्व प्रसिद्ध दशहरा। Sponsored by CXCT. तो जिसने सबको बनाया, जिसने पूरी दुनिया को पाला, आज वही पालनहार यानी किसान इस लोकतंत्र में खुद को ही नहीं पाल पा रहा। कृषि प्रधान कहे जाने वाले मेरे इस महान देश में आज ये क्या हो रहा है? किसान बेमौत मर रहा है। पीला सोना के नाम से मशहूर मेरा मध्य प्रदेश माटी पुत्रों की कब्रगाह बनता जा रहा है। लेकिन क्यों हमारे माननीयों में मानवता मरती और संवेदना स्वार्थ तक सिमटती जा रही है? क्यों राजनेताओं में नैतिकता का पतन होता जा रहा है? कभी केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह किसानों की बढ़ती आत्महत्या की वजह प्रेम प्रसंग, दहेज और नपुंसकता को बताते हैं। कभी भिंड जिले के कलेक्टर रहे महोदय संवेदनाओं को ताक पर रखकर किसानों की मौत के लिए उनके ज्यादा बच्चों को जिम्मेदार मानते हैं। साहब, कोई किसान यूं ही नहीं मरता, उसे मरने पर मजबूर करती है व्यवस्था।
उसे मारता है बेटी की डोली न उठ पाने का दर्द, उसे मारती है अपने बच्चों की रोटी नहीं दे पाने की कसक, उसे मारती है अपने दुधमुहे बच्चे को दूध देने के लिए साहूकार की दुकान पर मंगलसूत्र गिरवी रखने की मजबूरी। हमारी और आपकी चुप्पी, और उससे भी ज्यादा उसे मारती है कुदरत की बेरुखी। तो बेईमान मौसम की मार से देश भर के किसानों की फसल तबाह हो गई है। गरीबी से जूझ रहे हजारों किसान फसल की बर्बादी और अपनी तबाही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कोई जीवन की आशा छोड़ मौत को गले लगा रहा है, तो कोई सदमे में आकर दम तोड़ रहा है। लेकिन हमारे कुछ माननीय और अधिकारी ऐसे हैं जो किसानों की आत्महत्या पर बेतुके बयान देने में भी नहीं हिचक रहे। और तो और माननीय मंत्री तो सूखे को भी बड़ी समस्या नहीं मान रहे। प्राकृतिक आपदा, सूखी फसल, बेबस किसान और मंत्रियों की फिसलती जुबान। जी हां, मध्य प्रदेश में सूखे से निर्मित हालातों के आगे हिम्मत हारते हलधारियों के जख्म भरने की बजाय अब जिम्मेदारों की तरफ से हो रही बेतुके बयानों की बारिश की वजह से ये जख्म और भी चलने लगे हैं। पहले कुदरत की मार ने किसानों को बेहाल किया, और अब रही सही कसर मानवीयता को शर्मसार करते माननीयों के बेरुखे बयान पूरी कर रहे हैं। मंत्रियों की असंवेदनशीलता किसानों के घावों को भरने की बजाय और कुरेद रही है। जनप्रतिनिधि आंसू पहुंचने की बजाय माटी पुत्रों को खून के आंसू रोने को मजबूर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सूखे से हुए नुकसान और किसानों का हाल जानने शिवपुरी के गांव पहुंची प्रदेश की मंत्री कुसुम महदेले ने कुदरत के कहर से कराहते किसानों को कायर तक करार दे दिया, जबकि मंत्री साहिबा चौतरफा मार से बिलबिला रहे किसानों को सहारा और हिम्मत देने शिवपुरी पहुंची थी। किसान आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर खुद को संवेदनशील और संजीदा कहने वाले इन बयानवीर मंत्रियों की जबान यहीं नहीं रुकी। कुसुम महदेले की फिसलती जुबान से शुरू हुआ ये सिलसिला मंत्री अंतर सिंह आर्य और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री विजय शाह की बदजुबानी तक जा पहुंचा। कुसुम महदेले कायर हैं किसान। सोमवार को शिवपुरी पहुंची पीएचई और ग्रामोद्योग मंत्री कुसुम महदेले ने किसान आत्महत्या के सवाल के जवाब में कहा कि जब जवान बेटे की मौत पर कोई आत्महत्या नहीं करता तो सूखा उससे बड़ा संकट नहीं है। महदेले यूं चुप नहीं रही, उन्होंने किसानों को कायर करार देते हुए मौतों को लेकर दुष्प्रचार करने की बात भी कही। अंतर सिंह आर्य, किसानों की मौत सामान्य बात। खंडवा में श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य ने किसानों की मौतों को सामान्य बताते हुए कहा कि सूबे में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। विजय शाह, कम बारिश से नहीं वायरस से खराब हुई फसल। बड़वाह के बफल गांव पहुंचे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री विजय शाह ने कहा कि फसलें बारिश की कमी से नहीं वायरस के अटैक से खराब हुई हैं। इतना ही नहीं, मंत्री साहब एक किसान के खेत से मिर्च का पौधा भी उखाड़कर अपने साथ ले गए। कहा कि वैज्ञानिकों से इसका कारण पूछेंगे। हालांकि कुसुम महदेले इससे पहले भी किसानों से बड़ा बेहुदा सवाल करती दिखाई दे चुकी हैं, जहां उन्होंने बड़ी मात्रा में सोयाबीन की फसल बर्बाद होने पर किसानों को फटकारते हुए कहा था कि क्या उन्हें किसी डॉक्टर ने हर साल सोयाबीन की फसल बोने और अपनी जमीन का कबाड़ा करने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में किसी किसान ने कोई आत्महत्या नहीं की। जिसके कारण आपने कहा बिल्कुल जांच रिपोर्ट आई है। हमारे मध्य प्रदेश के समस्त जो जिलाधीश हैं, कलेक्टर हैं, उनका कहना है कि कहीं कोई आत्महत्या नहीं। बिल्कुल गलत छाप रही है और मीडिया तो हमेशा नेगेटिव बात को तरजीह देता है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने महदेले द्वारा बार बार किसानों को लेकर दिए जा रहे कड़वे बयानों को लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। कोई कैसे भी मर जाए, लेकिन हम उसकी मौत पे इस तरह की टिप्पणी कभी व्यक्त नहीं करते, दुख ही व्यक्त करें। तो इससे समझ में आता है कि जब टॉप लेवल पर ये सोचते हैं क्या तो महदेले को मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं, तो जब उनको वो नहीं निकालेंगे तो फिर से घोटाले का अधिकार ही नहीं, ऐसा लगता है। एक तरफ सूखे से सदमे में आए सूबे के किसानों की खुदकुशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसे लेकर सरकार भी सख्ते में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद गांव-गांव पहुंचकर किसानों की सुध लेने के साथ ही उनकी हर संभव मदद करने का भरोसा दिला रहे हैं।
लेकिन सीएम की समझाइश के बाद भी सरकार के मंत्री असंवेदनशील बयानों और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उल्टा अपने बिगड़े बोल के जरिए सरकार की किरकिरी करने पर उतारू हैं। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर ये किसानों की कैसी रहनुमाई है? आखिर कब संयमित होंगे बेलगाम बयानबाजी के आदी हो चुके ये मंत्री? कब समझेंगे वो अपनी जिम्मेदारी? और कब मुख्यमंत्री की तरह वो भी जिंदगी की जंग हारते किसानों की चिंता करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, मयंक शुक्ला। तो जब माननीयों के बेतुके बयान से गहरे हों किसानों के जख्मों के निशान, सीएम की समझाइश बदजुबानी पर न लगाए पाए लगाम और मुखिया की सख्ती के बाद भी असंवेदनशील मंत्री न ले सुधरने का नाम, तो सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री की समझाइश के बाद भी क्यों बिगड़ रहे हैं मंत्रियों के बोल? किसान आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बावजूद क्यों नहीं जाग रही माननीयों की संवेदना? क्या मुख्यमंत्री के मिशन में रोड़ा अटका रहे मंत्रियों के बयान? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। सबसे पहले दीपक विजयवर्गीय, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं शैलेंद्र पटेल जी, कांग्रेस के विधायक हैं। पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दीपक जी आपसे ही हमारा। ठीक है, मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, किसानों का पूरी तरह से हमदर्दी है उनकी, किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके सहयोगी मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, हमने आपको दिखाया है। इन बयानों के बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे आपके एक मंत्री कह चुकी हैं कि पूरी मीडिया की पूरी ये कारस्तानी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों को मौसम की भारी मार झेलनी पड़ रही है और उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं कि किस तरह किसानों को मदद की जा सके, सूखे से उबर सकें और जो कुछ हम कष्ट उन्होंने झेला है उससे उबर कर आगे की अगली फसल की तैयारी के लिए आगे बढ़ सकें। अब इस बीच में ज़रूरत इस बात की है जी कि सारे माहौल को सकारात्मक बनाए रखा जाए जी, और उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है और मीडिया की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, सारे के सारे माहौल में अगर कोई नकारात्मकता घोलने के प्रयास होंगे जी तो कहीं ना कहीं समाज के हित में किसी तरह से नहीं होंगे और इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी समाचार बाद में आए या कोई टिप्पणी करे, जी, हमारी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, कोई मंत्री हो या मीडिया की कोई रिपोर्ट हो, ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत है जी, और माहौल को सकारात्मक बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में कृषि को हमेशा से मानसून का जुआ माना जाता है। बिल्कुल, और हजारों साल से कृषि हो रही है। हिंदुस्तान में जो खेती होने वाले दुनिया भर के देश हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले से खेती होती है जी, और हिंदुस्तानी किसान ने हमेशा पूरे जज्बे के साथ, पूरे साहस के साथ, आज तो सुविधाएं बहुत बढ़ गई इरिगेशन की प्रयासों से, लेकिन जब नहीं थी तब भी बहुत साहस के साथ सारी स्थितियों का मुकाबला किया है। आज भी किसान मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन माहौल को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। तो क्या सरकार पर्याप्त प्रयास कर दीपक रही जी, है। थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे। बिल्कुल सकारात्मक बनाने की जरूरत है और मीडिया को भी इस पर सोचना चाहिए। तो क्या यहाँ सच्चाई मीडिया नहीं बताए? अगर किसी ने आत्महत्या की है, फंदे में झूला है, उसको आपकी मंत्री कहे कि एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, तो क्या मीडिया मंत्री की बात को जनता के सामने लाए और बोले कि नहीं, एक भी आत्महत्या नहीं की? देखिए, मैं हर साल इस देश में करोड़ों मृत्यु होती हैं, लाखों मृत्यु ऐसी होती हैं जो आकस्मिक मौतें होती हैं जी, और उसमें किसानों की मृत्यु भी होती है, व्यापारियों की मृत्यु भी होती है, कर्मचारियों की भी होती है, मजदूरों की भी होती है। सबके बारे में बताते हैं कि कैसे नहीं, मृत्यु हुई। लेकिन ये जो मामला है जी, कि किसी की कोई दुखद घटना हुई है और उसको किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दिया जाए जिसका उससे बहुत सीधे संबंध नहीं हो, जी, तो मैं समझता हूं कि कई बार, हालांकि अगर किसी मंत्री ने कोई टिप्पणी की है तो ज़्यादा संवेदना से टिप्पणी करने की ज़रूरत है, जी, लेकिन कोई दुखद घटना हुई है जी, तो हर दुखद घटना को उस तात्कालिक परिस्थिति से जोड़ देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 4 करोड़ लोग कृषि पर आधारित जीवन जीते हैं। जी, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी हो सकती हैं जी, और हो सकता है कई के ऊपर ऋण का भारी बोझ हो, लेकिन कुछ दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो हर दुखद घटना को सूखे से जोड़ देना और फिर सारे माहौल में नकारात्मकता घोलना, ये हम में से किसी के लिए भी ठीक नहीं है।
चाहे हम कहें, मंत्री कहे, मीडिया कहे या कांग्रेस कहे। बिल्कुल दीपक जी, हम आपके पास फिर आएंगे। पटेल साहब, आपने दीपक जी ने जो तर्क दिया, जो बात कही, वो तो आपने सुना है। हमारा सवाल यहाँ ये है कि इस मौके पर, ठीक है, कुदरत ने अगर मार की है किसानों पे, तो वो किसान ही भुगतेगा। इसमें सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती कि हर किसान के जब पे मरहम लगा दे, उसको इतना मुआवजा दे दे कि जितनी उसकी फसल होनी थी उससे भी ज्यादा मुआवजा दे दे। लेकिन इस दौरान जो हमने और भी, मैंने माननीयों ने भी किया, अन्य लोगों ने किया, मैंने 3 मंत्रियों का अभी आपको दिखाया। ये अलग अलग, एक तरफ एक मंत्री कह रहे हैं कि बारिश नहीं वायरस है, एक कह रहे हैं एक भी किसान नहीं मरा, एक कह रहे हैं सामान्य मौत है। कम से कम स्वीकार तो होना चाहिए। आपका क्या कहना है? मैं तीनों मंत्रियों की बात सिलसिलेवाइज लेना चाहता हूं। जी, विधानसभा के पटल में पिछले वर्ष के जो आंकड़े मध्य प्रदेश के दिए गए थे, वो लगभग 1200 आत्महत्या के आंकड़े विधानसभा के पटल में सरकार ने दिए थे। जी। और प्रतिदिन 4 किसान आत्महत्या कर रहे थे और देश में आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। ये आंकड़े विधानसभा के पटल पर दिए गए थे। और एक और उनके मंत्री कहते हैं कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। मेरे खुद के जिले में, सीहोर जिला, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ 3 किसानों ने आत्महत्या की और कहीं न कहीं उन आत्महत्याओं को प्रशासन ने दबा दिया और ये कहा कि किसी और कारणों से उनकी मृत्यु हुई है। नंबर 2, नौदले जी कह रही थी कि किसने कहा सोयाबीन बोए। मध्य प्रदेश सोया स्टेट का दर्जा है। एक तरफ हम उसकी खुशी मनाते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, और वो कह रहे हैं कि किसने कहा था। फिर वैज्ञानिक नई किस्में क्यों ईजाद कर रहे हैं, नए बीज क्यों सोसाइटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो ये तो उनको डिसाइड करना है कि प्रदेश में सोयाबीन बंद कर दें। दूसरी बात, पिछले वर्ष सोयाबीन के बदले धान का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। किसानों ने धान लगाया, 4000 का धान 1400 रुपये क्विंटल में बिकने लगा और किसानों का खेतों में तक आज तक धान पड़ा हुआ है। दूसरे एक और हमारे मंत्री जी आर्य साहब कह रहे थे कि सामान्य मृत्यु है। ये मृत्यु तो कोई वाली बात ही नहीं है। तो जो किसान मरता है वो सामान्यतः आत्महत्या नहीं करता। किसान बड़ा मजबूत होता है, रात दिन मौसम से जूझता है, परिस्थितियों से जूझता है, और जब उसके ऊपर एक गहरा संकट आता है, कहीं ना कहीं अपना संबल खो देता है, जब ऐसा कदम जो कि नहीं उठाना चाहिए वो कदम उठाने में मजबूर हो जाता है। विजय शाह जी कह रहे थे कि ये येलो मोजेक की बीमारी है। तो मैं कहना चाहता हूँ, बारिश नहीं वायरस का, येलो मोजेक का वो कह रहे थे। उन्हें शायद कुछ इलाके का ही पता होगा कि जहाँ पे येलो मोजेक से सोयाबीन खराब हुआ, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में कहीं सूखे से और कहीं कुछ दिनों में अति बारिश के कारण सोयाबीन खराब हुआ। कम से कम मंत्री जी को इतनी जानकारी तो होना चाहिए। अभी हाल ही में कल एक समाचार पत्र में जो खबर आई थी कल परसों, उसके आंकड़े के अनुसार पिछले 7 महीनों में 2320 किसानों ने आत्महत्या की है। ये अगर आंकड़े गलत हैं तो शायद उस पेपर वाले गलत बोल रहे हैं। अब उसी को एक तरफ से आप झुठला दें कि ये सब बात गलत है, तो इसका फैसला जनता करे। बिल्कुल पटेल जी। दिनेश जी, आपने दीपक जी को भी सुना, शैलेंद्र पटेल जी को भी सुना, और जो हमारे मंत्रियों ने जो कहे वो हमने आपको दिखाए हैं सामने। और भी कई कलेक्टरों ने इस तरह की बातें कही हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कम से कम जो हमारे काबीना स्तर के मंत्री हैं, इसके पहले वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको मंत्री रहने का लंबा अनुभव है, उसके बाद इस तरह बयान दें, उसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, मैं तो इसको सीधे तौर पे ये देखता हूँ कि 10 साल से लगातार सरकार में है, तो कहीं ना कहीं ज़मीनी अपनी जो स्थिति है वो शायद भूलते जा रहे हैं। ये पता है कि किसान सामान्यतः कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी, कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप मामले हो सकते हैं जिनमें कि किसानी का जो धंधा है या प्राकृतिक आपदा है उससे नुकसान ना हुआ हो या हुआ हो, उसके कारण अलग हैं। लेकिन ये जो जिस तरह का बोल रहे हैं, ये केवल मंत्रियों के बोल नहीं है त्रिपाठी जी, ये क्या है कि पूरी सरकार में जो अभी अफसर क्षेत्र में घूम रहे हैं, ये जैसे विजय शाह का आपने कहा ये बारिश नहीं वायरस है, ये अधिकारी भी यही बात कर रहे हैं। मूलतः मुद्दा ये क्या है कि सरकार में ये इस विषय पर चर्चा हुई कि सूखे की स्थिति पर कैसे क्या किया जाए। तो जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें कई इलाकों में बताया गया कि वायरस से फसल खराब हो गई। तो सबका माइंड सेट है, और उसी माइंड सेट के तहत ये जो बयान आ रहे हैं ये उसी माइंड सेट का नतीजा है। क्योंकि किसान जो है, एक रिपोर्ट आ गई जिले से, आपको याद हो कि हमेशा ये कहा जाए भूख से कोई मौत होती थी तो पूरी सरकार उसको दबाने में लग जाती थी। आजकल पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में किसानों की मौत को इसी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे भूख की मौत के मामले में आप देखते कि कई बार अनाज घर में मिल जाता था, कई बार मुर्गा मिल जाता था। बहुत पहले ये ध्यान हो, एक रवई पंडो की मृत्यु हुई थी, प्रधानमंत्री नरसिंह राव तक भी पहुंचे थे, सरगुजा की बात है, और लग रहा था पूरी सरकार गिर जाएगी उस भूख की मौत के मामले को लेकर के। इसी तरह से किसान के मौत के मामले एक बड़ा दिलचस्प
तक शायद भोपाल तक वो पहुंचा नहीं। एक मंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा, आप ये जो मीडिया इस तरह से किसानों की मौत को बता रहा है जिस तरह से व्यापम में बताई गई थी, उतनी मौतें उसी तरह से इसको सेंसलाइज करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। वो मौतों से डर उनको इस बात को लग रहा है कि ये मामला भी किसी तरह व्यापम की तरह काफी व्यापक रूप ना ले ले, तो कहीं ना कहीं दबाव में है मंत्री। और जो जवान फिसल नहीं रही, ऐसा नहीं है कि मेहदले जी कोई जो है अभी हाल ही में कोई राजनीति हो, गांव से नहीं, वो शहर की कोई राजनीति करती, उनको गांव की किसान की सारी स्थिति मालूम है। और मुझे लगता है ये आफ्टर थॉट है, ये बयान सोचे समझे बयान है कि हमको क्या बोलना है, क्योंकि जिम्मेदार पद पर बैठे हैं आप, कैबिनेट में बैठते हैं आप, नीतिगत निर्णय करते हैं, तो आपको बोलते समय ऐसा नहीं है कि जवान फिसल गई है। देखिए सारी चीजें बहुत ही सोची समझी उन्होंने कही हैं। शिवपुरी जिले जहाँ की प्रभारी हैं वहाँ तो वो कई बार इस तरह के बयान दे चुकी हैं और भी जगह दे चुकी हैं। आप देखिए हर जगह कहीं ना कहीं ये जो पूरा दल है जो अधिकारियों का भेजा है सरकार ने, आखिर भेजा क्यों है? अभी किसानों को जरूरत क्या है? मुआवजे की है या अधिकारियों की शक्ल देखनी है? वहाँ उनको अधिकारियों को दौरा करने किस लिए भेजा? कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी, आपने सूखे तहसीलें घोषित कर दी, आपने कितनी तहसीलें सूखाग्रस्त हैं, आपको मुआवजा बांटना चाहिए, मुआवजा बांटना शुरू नहीं हुआ। सर्वे को लेके विवाद चल रहा है, क्या सर्वे वल्लभ भवन में बैठे प्रमुख सचिव या मंत्री करेंगे? सर्वे का काम तो नीचे जो है आरआई पटवारी को करना है, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मुआवजे की बात नहीं हो रही है। पूरा इशू डाइवर्ट करके कि हमने अधिकारी भेज दिए हैं, वो अधिकारी वहां जाकर करेंगे क्या, क्या देखेंगे? मेरी ये थोड़ा सा समझ से परे है कि यह मुआवजा मुद्दा है या सरकार के अफसरों को वहां जाके ये देखना है कि सूखा है कि नहीं है, या कलेक्टरों को संदेह की निगाह से सरकार देख रही है कि गलत आंकड़े भेज दिए हैं। नहीं दिनेश जी, यहाँ सरकार के एक तर्क ये है कि जहाँ पटवारी अपनी मनमानी कर रहे हैं या तहसीलदार मनमानी कर रहे हैं या रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो कानून को कहलाते मनमानी कर रहे हैं, तो उन पर लगाम लग सके, ऐसा कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था। ये तर्क सत्ता पक्ष की तरफ से आया था। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है सिलवानी से, राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी, मैं सबसे पहले जी स्वराज एक्सप्रेस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि वो जनता की आवाज बन गए हैं। जी धन्यवाद आपका। जनता की आवाज बन के उभरे हैं जी। तो उस संबंध में मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा जी। क्या तारीफ करूं, अल्फाज नहीं मिलते जी। हर एक चैनल को ऐसे अंदाज नहीं मिलते जी। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आदरणीय पत्रकार महोदय से ये जानना चाहता हूं जी कि आत्महत्या का किसी समस्या का समाधान है क्या? जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दिनेश जी, आपसे ही सवाल किया दर्शक ने कि क्या आत्महत्या का कोई समाधान है क्या, आपसे उत्तर लेंगे। लेकिन हमारे एक और दर्शक है दमोह से, हर्ष जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता है हमारा दमोह से हर्ष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ खुरई से हैं बबलू जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ग्राम भूदन खुरई से बोल रहे तहसील से जी। हाँ तो ये पटवारी या तहसीलदार कोई नहीं आया सर हमारे यहाँ, कोई सूखा ग्रस्त चेक करने के लिए कि हाँ सूखा है, सोयाबीन नहीं हुआ। अभी 3 दिनों में कोई बड़ा अधिकारी पहुंचा क्या आपके क्षेत्र में? नहीं सर, कोई नहीं आया अभी तक। जी दीपक जी सुन रहे होंगे, दीपक जी हम आपके पास बाद में आएंगे, लेकिन पहले दिनेश जी आपसे सवाल पूछा था एक दर्शक ने कि क्या आत्महत्या का कोई समाधान है? देखिए इस विषय पर हम जो है ये किसानों की जो स्थिति है उसको लेके ये आत्महत्या का जो मुद्दा आया है, किसानों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, उनको खेती के काम में लाभ नहीं हो रहा है। और इस बात को मुख्यमंत्री जी बार बार पिछले 10 साल से ये दोहरा रहे हैं कि हमें खेती को लाभ का धंधा बनाना है। किसी भी सरकार को, किसी भी व्यवसाय को लाभ का धंधा बनाने के लिए कितने साल का समय चाहिए? मेरे ख्याल से 10 साल का समय काफी पर्याप्त है। सरकार की नीति आप देखेंगे बात करती है कि हमको खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और दूसरी तरफ आप जो लैंड बिल देखिए केंद्र में, और फिर आप यहाँ देखिए कि उद्योगपतियों को जमीन देने की बात हो रही है। तो ये जो विरोधाभास है सरकार की नीति में, जब तक सरकार ये स्पष्ट नहीं होगी कि हमारी नीति क्या हो किसान के मामले में, आप देखिए कि एरिया वाइज आपने जो है क्रॉप का पैटर्न क्या होगा, किस एरिया में क्या लगाया जाएगा, ये जानकारी देने का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। आपने कई बार टोल फ्री नंबर का प्रचार देखा होगा, सरकार कहती है कि हम जो है आपको ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रयास दिखे क्यों नहीं? इस पूरे सूखे के दौरान जो ऐसा नहीं लगता कि पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसका सिस्टम पूरी तरह से फेलियर था। उसको जो है देखना चाहिए कि सोयाबीन किस एरिया में लगना है, किस एरिया में धान लगना है, या किस एरिया में दूसरी कोई फसल लगना है।
तो वो सारी चीज़ें जब तक नहीं देखेंगे आप एक यदि किसी ने सोयाबीन लगा दिया है तो सोयाबीन चलता रहेगा। आप सोयाबीन के मामले में बड़ा दिलचस्प है, सरकार अपने स्टेट में सोयाबीन पैदा हो रहा है और सरकार ने ऑयल फैट बंद कर दिया। ये कौन से मतलब आप समझ से परे है ना कि आप एक तरफ आपको पता है किसान सोयाबीन लगाता है तो खरीदेगा कौन उसको। ऑयल फैट से जितने रिलेटेड प्लांट थे वो सारे बंद कर दिए गए। तो अजीब सी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में समाधान तो सरकार को ही ढूंढना है कि किसान को हमको किस तरह से सुरक्षित करना है और खेती को कैसे लाभ का धंधा बनाना है। बिल्कुल दिनेश जी। दीपक जी, आपने एक दर्शक ने कहा था कि वाकई में उनके क्षेत्र में अभी तक अधिकारी, अभी तो जो 3 दिन का प्रोग्राम था कि सारे अधिकारी अलग अलग जगहों पे जाएंगे और ऐसा लगता था कि पूरे प्रदेश में कोहराम मच जाएगा, जो भी भ्रष्ट पटवारी हैं, जो भी भ्रष्ट कानूनगो हैं, उन पे लगाम कस जाएगी, लेकिन वहाँ कोई पहुंचा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अभी दिनेश जी हमारे साथ एक और दर्शक है खुरई से, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दिनेश जी ने एक बात कही कि एक तरफ सोयाबीन की फसल उगाई जा रही है और सोयाबीन मध्य प्रदेश में अच्छा खासा पैदावार वाला प्रदेश माना जाता है सोयाबीन के मामले में। ऐसे में जो प्लांट बंद कर दिए गए हैं, सोयाबीन से जुड़े जो भी प्लांट हो, ठीक है, ऑयल फैट से जुड़े प्लांट हैं वो अलग बात है, उसके कारण किसानों को और समस्या हो रही, जो मतलब जो पैदावार हो रही है उसका आधा मूल्य मिल रहा, तो किसानों लाभ का धंधा कैसे बनेगी खेती? देखिए, मध्य प्रदेश में खेती लाभ का धंधा कैसे बने, इसके लिए लगातार इसके पहले सवाल जो था दर्शक ने किया था उसका भी उत्तर चाहिए कि उनके क्षेत्र में कोई भी पटवारी तहसीलदार तक भी नहीं पहुंचा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सारे आला अफसरों को ब्लॉक स्तर पर भेजा है और भेजने की मंशा ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि बल्लभ भवन से जो अफसर पहुंचेंगे वहां तक वो कोई सीधे सर्वे करने में लग जाएंगे। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कई बार सर्वे के समय शिकायत मिलती है कि नीचे के अमले ने कुछ लापरवाही की है, नीचे के अमले ने कुछ पार्शियलिटी की है। तो जब ये वरिष्ठ अधिकारी वहां तक पहुंचेंगे तो किसानों को पूरी मदद मिल जाए, उसके लिए नीचे के अमले को पूरी तरह सक्रिय करेंगे ताकि सरकार की जो मंशा है कि मध्य प्रदेश के हर किसान को जो भी पीड़ित है उसको पूरी मदद मिले और दुख के इस मौके पर सरकार उनके साथ खड़ी है, ऐसा किसानों को लगे और उससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनको मदद मिलने में भी आसानी रहेगी। अगर कहीं किसी गांव में नहीं पहुंचा है कोई अधिकारी, तो ये जो वरिष्ठ अधिकारियों को जाना, इनको हर गांव में नहीं जाना था। मूल बात यह है कि इनको एक्टिवेट करना है कि जहां जहां इनको भेजा गया है उस ब्लॉक में पूरी तरह नीचे के अमले में सक्रियता आ जाए और वो किसानों की मदद के लिए पूरी तरह तत्पर हो जाएं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो मित्र जिन्होंने फ़ोन किया है, 1-2 दिन में उनके यहाँ कोई ना कोई नीचे का कर्मचारी, पटवारी या जो भी लोग हैं वो पहुंचेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शक को ये कह के संतुष्ट किया और उम्मीद करते हैं वो दर्शक जो आपने कहा है कि कोई न कोई पहुंचेगा तो हो सकता है वो संबंधित अधिकारी वहां का कोई सुन रहा हो, हमारे चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचे। जी दीपक, ऑयल फैट की बात हुई है कि सोयाबीन के प्लांट या ऑयल फैट क्यों बंद कर दिया गया। देखिए, सरकार के पास जो उद्यम होते हैं, सरकार के जिन व्यापारों में लग जाती है, कांग्रेस के दौर में ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत सारे उद्यम शुरू किए गए, जनता कांग्रेस का दौर छोड़िए दीपक जी, अब तो 12 साल हो गए, उसी समय बंद कर दिया। तिलहन संघ जो है बंद करने की प्रक्रिया उसी समय शुरू हो गई थी और शुरू भी उसी समय हुई, बंद भी उसी समय हो गई। उसकी वजह यह है कि जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए जो टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से एक बड़ी राशि सरकारी उद्यमों में ट्रांसफर हो जाती है और वो सफेद हाथी की तरह हो जाते हैं। जब तक कोई उद्यम लाभ में नहीं चलेगा। दीपक जी, आपकी अनुमति हो तो कुछ दर्शक आपसे सीधे सवाल करना चाह रहे हैं कि आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे उनके सवाल ले लूं। सबसे पहले हमारे खास दर्शक हैं हमारे दमोह से प्रदीप राय जी। प्रदीप जी के बहुत नपे तुले सवाल होते हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, मेरा थोड़ा डिटेल में है। मैं बोलना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जब किसानों को बिना ब्याज के कर्ज सुविधा दी जाती है और कृषि यंत्र, बीजों, दवाई पर सब्सिडी दी जाती है और ये कुआं, तालाब, डैमों और नहरों पर इतना हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है तो किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर नहीं लेते। और आज जब संघर्ष का समय है तब किसान हथियार डाल रहे हैं और मुसीबत के लिए राशि संचित नहीं रखते, तब हमें ऐसे बयानों को थोड़े गुस्सा में क्यों नहीं लेते या सकारात्मक रूप में हम इसको विवादास्पद क्यों बना देते, जबकि शहरी लोग टैक्सों से सरकार चलाते हैं। प्रदीप जी, आपने तो इस पूरा सुझाव दे दिया है, किसानों को एक संदेश दे दिया है, इसमें सवाल नहीं था। देखिए, प्रदीप जी ने जो कुछ कहा है निश्चित तौर पर उसको समझने की जरूरत है। एक और सवाल, आज से 50, 60, 70 साल पहले जब किसानों को कोई मदद नहीं मिलती थी, जब उनको जो ऋण मिलता था वो साहूकारों से मिलता था और 50-60% तक पे वो ऋण लेते थे, बिजली की कोई उनको सुविधा नहीं थी, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, तब भी किसान खड़ा रहता था। आज इतनी मदद किसानों को मिली है। पिछले 10 सालों में तो खासतौर पर बहुत प्रयास हुए, 0% पर फसल ऋण मिल रहा है,
हर स्तर पर सब्सिडी मिल रही है, चाहे बिजली की हो, चाहे कीटनाशकों की हो, चाहे बीजों की हो। तो उसके बावजूद भी अगर कुछ दुखद घटनाएं हो रही हैं तो उसको सरकार के मत्थे मरना ये कतई ठीक नहीं है। तो हर घटना के बारे में पूरी विवेचना की जरूरत है। और हर जगह जो एक एक तहसील में हजारों किसान पीड़ित हुए हैं, कोई ये घटना हुई है तो उसके पीछे क्या डायमेंशन है, कोई दूसरी बीमारी वजह हो सकती है, कोई दूसरी वजह हो सकती है। सारे के सारे माहौल को खत्म करने से, खराब होने से बचाया जाना चाहिए और माहौल सकारात्मक बना रहे। यही प्रदीप राय जी की इच्छा है। प्रदीप जी की समझाइश, प्रदीप जी की राय, प्रदीप राय जी की यही इच्छा है। प्रदीप जी के हमारे साथ एक दर्शक है दतिया से, संतोष जी। संतोष जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। लगता है संतोष से संपर्क नहीं हो पाया। हमारे साथ एक दर्शक और हैं लाहौर से, भिंड जिले के लाहौर से। हरगोविंद जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। जी सर, मेरा ये सवाल है जी कि हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ गया जी, और अभी तक कोई सर्वे करने नहीं आया। और सर्वे करता है जो सरकार की जो घोषणाएं होती हैं कि हम इतना मुआवजा देंगे, लेकिन इतना मिलता क्यों नहीं है किसानों को। जी अभी एक प्रश्न के उत्तर में दीपक जी ने कहा, खुरई से आया था कि वहां जल्द ही कोई पहुंचेंगे, तो शायद दीपक जी आप उनसे भी यही कहेंगे कि जल्द ही कोई पहुंचेगा, संदेश है आपका? नहीं, निश्चित तौर पर उनके पास सर्वे के लिए लोग पहुंचेंगे। और आकलन में कई बार आपकी तरफ से आकलन में जाती हो सकती है, आपने ज्यादा आकलन कर लिया हो, और सर्वे करने में जो उनके पैरामीटर करने वाला पहुंचा ही नहीं दीपक। नहीं, अब आगे जब पहुंचेगा उनका ये प्रश्न है कि कई बार जो सर्वे होते हैं, किसान का आकलन होता है कि हमारे को इतना मुआवजा मिलेगा, और मुआवजा कई बार कम होता है, तो ये आकलन में फर्क हो सकता है। जी यहाँ शैलेंद्र जी, दीपक से उत्तर लिया है। प्रदीप राय जी का जो सवाल था वो काफी अपने आप में गंभीर सवाल था, उनका आपका भी राय जानना चाहूंगा उसमें। लेकिन साथ में क्या आप ऐसा लगता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश में, हम दूसरे प्रदेश में नहीं जाएंगे, हमारा रीजनल चैनल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जो खेती का जो तरीका है उसको बदलने की आवश्यकता आ पड़ी है क्या? निश्चित रूप से बदलती हुई परिस्थिति में, बदलते हुए मौसम, अल नीनो और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार खेती में बदलाव की सख्त आवश्यकता है। जी, कंपटीशन का ज़माना है, कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है जब वो देखता है कि दूसरे काम करने वाले कहीं आगे जा रहे हैं। लाभ के धंधे की बात तो कही जाती है, लेकिन लाभ का धंधा आज तक भी खेती नहीं बना है। और जब ये बार बार आशा दिलाई जाती है और उसके बदले में उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो उल्टे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुठाराघात होता है और वो उल्टा डिप्रेशन में चला जाता है। तो हम ऐसे सपने ना दिखाएं जो कि कभी पूरे ना हो, हम वो सपने दिखाएं जो कि पूरे हो सकें। मैं सर्वे की बात करना चाहता हूं। बहुत देर से सर्वे की बात चल रही थी। इसी महीने की पहली दूसरी तारीख को सर्वे के आदेश निकले थे। वो आदेश जब निकले थे जबकि सोयाबीन की फसल लगभग सभी खेतों से कट चुकी थी। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म आ गया है कि जो कटी हुई फसल का सर्वे किया जा सके। रही बात सर्वे का जो तरीका अपनाया गया, जहां तक मेरी जानकारी है, वो क्रॉप कटिंग के हिसाब से कुछ खेतों के सैंपल ले लिए गए हैं, उसके आधार पर उस गांव की पैदावार को मान लिया गया है, इसलिए पटवारी खेतों पे तो पहुंचे ही नहीं है। जो अधिकारी की बात कही गई है कि जो अधिकारी प्रदेश भर में पहुंचेंगे, ब्लॉक स्तर पे पहुंचेंगे, क्योंकि सीहोर जिले की मैं जानकारी दे सकता हूं जहां से मैं आया हूं, एक ब्लॉक के अंदर 5 गांव चिन्हित करके जो पीएस स्तर के या वल्लभ भवन से और भोपाल से जो अधिकारी गए थे, वो 5 गांव गए थे जो कि पहले से प्री डिसाइडेड थे। एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग वहाँ की कर दी गई थी, बाकायदा पंडाल लगा के, टेंट तंबू लगाकर वहाँ पे बात की गई और वहाँ ये पूछा गया कि आपको पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही है, और दूसरी सारी बातें कही। और कई जगह तो किसानों ने ये कहा कि आप तो मुआवजे का बताइए, हमारी फसलें बर्बाद हो गई है, अभी तक मुआवजा मिल जाना चाहिए, मुआवजे का क्या है। मैंने पिछली बार भी वैसे जहां मंत्रालय से जब कोई अधिकारी जाएगा, बड़ा अधिकारी जाएगा, तो प्री शेड्यूल ही होगा ना, जहां वो पहुंचेगा उसका पहले से तय होगा कि कहां जाना है। आपको जब जानकारी लेनी हो और जब नीचे तक जानकारी लेने का है, जब आपको अपने कलेक्टरों पे विश्वास नहीं है और आप एक तरीके से अपने अधिकारी को भेज रहे हैं, तो पहले से भेजेंगे तो सारी तैयारी तो वो कर ही देंगे ना। ये कौन सा अधिकारी किसी एक आध दो अधिकारी को छोड़ के किसी किसान के घर भी नहीं पहुंचे, सब पंचायत स्तर पर जाकर वहां पे लोगों से मिलकर आ गए जो कि प्री डिसाइडेड थे। किसी अधिकारी ने किसी किसान के घर में जाकर पानी तक नहीं पिया कि हम आके आपकी स्थिति क्या है। और स्थिति यह है कि कितने अधिकारी खेतों पे गए, आप ये रिपोर्ट मंगा लीजिए, वो खेतों तक भी नहीं पहुंचे, वो सिर्फ पंचायत भवन पे जहां पे पंडाल लगाए थे वहां तक होकर आ गए। कहने का मकसद ये है कि जब हम इतनी संवेदनशीलता बता रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो नौटंकी में मशहूर हैं, बाकी मंत्री इतनी नौटंकी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके बयान आ जाते हैं उस तरीके के। यहाँ ये भी गलत है। अगर कोई नेता या मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी अगर अपने सीमित साधनों के अंतर्गत अगर वो कुछ मरहम लगाना चाह रहा है किसानों में, तो उसको नौटंकी कहना भी कहां तक मैं देना चाहता हूँ। कल ही
आदरणीय मुख्यमंत्री जी अन्य गांव गए थे, आपके टीवी पे भी शायद वो समाचार आए होंगे। हेलीकॉप्टर से आस्था उतरे थे, बाकायदा जगह जगह उनका स्वागत हुआ कि जब हम सूखे में और दुख की घड़ी में जाएं तो स्वागत कराने की नई परंपरा उन्होंने चालू कर दी है। और एक गांव पटारिया गोयल बीच में पड़ता था, उस पटारिया गोयल का जीवन सिंह मेवाड़ा किसान ने आत्महत्या करी थी, रोड का वो गांव था, वहां तक जाने की जरूरत मुख्यमंत्री ने महसूस नहीं करी। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जिस रोड के ऊपर जहां से मुख्यमंत्री कार के द्वारा निकल रहे हैं, जिनको जानकारी में अपने जिले का गांव है उनके खुद के, वहां पर अगर नहीं पहुंचता तो ये कौन सी संवेदना उनकी है, मुझे समझ से परे। बिल्कुल शैलेंद्र जी, हमारे साथ दो दर्शक अलग अलग हैं। हमारे साथ रीवा से हैं संजय जी। संजय जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल दीपक जी से है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे ये इलाके के हल्के के पटवारी लोग जाते हैं जी, तो ये एक पॉइंट पे जाके सर्वे करके चले आते हैं जी, वहीं से सारा वो हिसाब किताब अपना बना लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ का सर्वे किए, एक जगह बैठते हैं किसी एक के घर, वहीं से चले आते हैं जी। और ये अगर कहीं पे बात भी करे तो कोई भी अधिकारी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, आपका सवाल हो गया और आगे है कुछ? और एक पॉइंट ये भी है सर, मेरा एक अभी लगभग पिछले 1 महीने से हैंडपंप बिगड़ा हुआ, मैं इतना शिकायत किया 181 में, आज तक उसमें इंजीनियर बार बार मैसेज भेज देता है कि हम बना दिए। तो प्रवक्ता जी से, ये बीजेपी के प्रवक्ता से मेरे यही सवाल है कि क्या इसी तरीके से इनका ग्रीवेंस काम कर रहा है? चलिए दीपक जी से हम उत्तर लेंगे आपका। हमारे साथ एक सिलवानी से और दर्शक है, महन जी। महन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, मेरा सवाल दीपक जी से है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार 0% का ढिंढोरा पीट रही है और उनने आखिरी तारीख रखी है मार्च, 31 मार्च। मुझको दीपक जी ये बताएं कि 31 मार्च को किस किसान के पास गेहूं या गल्ला जाता है जो उनको वो बेच के और 0% वाली जो किसानों को ऋण देते हैं उसका वो पैसा चुकता करे। वो तो अप्रैल में आता है जब वो 12 और 14% लेते हैं। तो ये जबरन में क्यों ढिंढोरा पीट रहे हैं? जी जी महन जी, इस तरह ये इस मुद्दे पे हमने और भी कई बार इसी चैनल डिस्कशन पूरी जानकारी किया नहीं है। पहले तो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, वो तो 31 मार्च को तो कोई बात ही नहीं है जी, तो पूरी जानकारी नहीं जी नहीं। और एक और सवाल ये आया है, खैर वो तो सामान्य उत्तर है कि वाकई में पटवारी और तहसीलदार और नायब तहसीलदार और जो कानून के जो आपने जिम्मेवारी सौंपी है, सरकार ने जिम्मेवारी सौंपी है, ये ढिलाई वहां से बरत रही है। कम से कम दीपक जी, उधर अगर आप अपना मैसेज देते हैं, निश्चित तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रूलिंग पार्टी है, तो ये मैसेज जरूर दें कि निचले स्तर पर किस तरह गड़बड़ी हो रही है। हमारे साथ एक और दर्शक है रीवा से, SK दुबे जी। दुबे जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा दीपक जी से निवेदन है। शैलेंद्र जी से भी कर लीजिए, हमारे साथ एक्सपर्ट भी बैठे हैं, दिनेश गुप्ता जी, वो भी हैं। सर मेरा ये कहना है सर कि इतनी भयावह स्थिति रीवा जिले में है जी, लगभग सभी पूरे प्रदेश में है दुबे जी। नहीं, रीवा की तो बहुत बदतर हाल है सर। वहाँ कोई सिंचाई का साधन नहीं हमारे गुड़ तहसील में जी, और ना वहाँ कोई मुख्यालय में ना कोई RAO रहता है। सर सुनिए, ना कोई RAO रहता, ना कोई पटवारी रहता। ये रीवा वहाँ से 30 किलोमीटर दूर रीवा में रहते हैं और वो एक जगह आएंगे, हफ्ते में 1 दिन आएंगे और वहीं पर उससे सर्वे करके चले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि इनको जितना जो मुख्यालय इनका RAO का और पटवारियों का, इनको सुनिश्चित करें कि वो मुख्यालय में रहें, जिससे कम से कम वो तो हो। मुख्यालय में कब रहेंगे? कोई आदेश होगा गवर्नमेंट के इनके लिए क्या? चलिए, आपका सवाल आ गया है। मैं एक बात तो जोड़ना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, क्योंकि जब हम किसानों की बात करते हैं, अभी तक पिछले 12 वर्षों में क्योंकि खेती की जोत बढ़ती जा रही है, बंटवारा होता जा रहा है, किसान की संख्या बढ़ती जा रही है और जो जमीन अनुपजाऊ थी उसको भी फाड़कर खेती किसानी की पिछले 10 वर्षों में 20 वर्षों में लगातार बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ते हुए खेतों के मान से, बढ़ते हुए किसानों के मान से क्या इस सरकार ने अधिकारियों की भर्ती करी है? आज कृषि विभाग में जितने अधिकारियों की कमी है, खेत बढ़ते जा रहे हैं या सिकुड़ते जा रहे हैं? खेत बढ़ते जा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि जब खाने को अनाज नहीं है तो जो पड़त भूमि होती थी, जो चारवाह के लिए रखती थी, किसानों ने मजबूरी में उसे को भी हकाई जुताई कर फसल बोने के लिए कर ली है। और निश्चित रूप से जब लैंड, कल्टिवेटेड लैंड बढ़ती जा रही है, खेत बढ़ रहे हैं, किसान की संख्या बढ़ रही है, परिवार में बंटवारे के बाद रोजगार के साधन है नहीं, ले दे के उसको खेती मिलती है, उस स्थिति में जो पहले RAO होते थे, क्या उतने ही अधिकारी से काम चल सकता है? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है और इस और ध्यान देकर इन अधिकारियों की भर्ती करनी चाहिए थी। यूनाइटेड नेशन ने भी एक निर्णय निकाला था कि इतनी जनसंख्या के ऊपर इतने अधिकारी होना चाहिए, वो हमारे प्रदेश में अभी तक फॉलो नहीं हो रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, चूंकि ये भर्ती की बात है, कर्मचारियों की बात है, अधिकारियों की बात है, तो दिनेश जी से अच्छा कोई नहीं जानता है। लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, ये भर्ती प्रक्रिया
शासकीय भर्ती ये दिग्विजय सिंह के शासनकाल से बंद की गई थी, क्यों दिनेश जी? हाँ, काफ़ी टाइम रहा है, लेकिन इसमें सरकार ने 10 सालों में काफ़ी भर्ती की है, हर विभाग में भर्ती हुई है और कैडर रिव्यू हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, काफ़ी भर्ती हुई है। लेकिन क्या है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि आप इसमें कितनी भी भर्ती कर दीजिए, क्योंकि हर खेत के लिए एक अलग अधिकारी तो हो नहीं सकता। आप जो जिस तरह का सिस्टम है आज की तारीख में, उसी सिस्टम में आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से या दूसरे तरीके से माध्यम से, क्योंकि अब ग्रामीण विकास विभाग भी है, सरपंच का कार्यालय भी है, तो वहाँ ग्राम सभा भी होती है, तो वहाँ बैठ के भी उस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि वहाँ जो उनका एग्रीकल्चर का एडीओ शायद उसको कहते हैं, एडीओ रहता है और वो बताता रहता है समय समय पर। समस्या ये है कि वो जो अमला है अभी जो, उसने फील्ड में जाना बंद कर दिया है, वो मुख्यालय पे कई तरह की मीटिंग्स में और इस तरह के उसमें व्यस्त रहता है, जिसके कारण उसका किसान से संपर्क नहीं है। और दूसरा व्यस्त रहने के कारण दिनेश जी, या जैसे आपके सामने सवाल आ रहे हैं कि पटवारी एक जगह अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार वो सर्वे करता है। नहीं, सर्वे कर देखिए हर खेत में तो जाएगा भी नहीं, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने भी बताया कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है, उसके आधार पर वो एक मान लेते हैं कि इस एरिया में इतनी फसल हुई है, तो इसका इतने एरिया में जो रकबा हुआ है या इतना नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से वो सूची बनाकर सर्वे में वो ये मान लेते हैं कि इतना फसल हुई होगी या इतना % नुकसान हुआ होगा, उतना वो कर लेते हैं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। वो किया इसीलिए जाता है, वो बड़ा साइंटिफिक होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई खराबी है, लेकिन उसमें 19-20 फर्क की गुंजाइश बनी रहती है, तो वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पे ही सब कुछ होता है पड़ी। जी जी, नहीं दिनेश जी, यहाँ एक बात और आई, जैसे आपने कहा सारी चीजें, एक जो बीमा कंपनी है, ये बहुत दिनों से बात उठ रही है, अभी दीपक जी से भी पूछेंगे। बीमा कंपनी है, यहाँ इस तरह की बात भी उठी है, फैक्ट भी है इस पर कि कई ऐसी बीमा कंपनी है जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं और यहाँ वो बीमा कर रही है। बीमा जब होता है तो व्यक्तिगत होता है, लेकिन जब बीमा की राशि दी जाती है, जो उनको हर्जाना दिया जाता है, तो सामूहिक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिसने बीमा नहीं भी कराया उसको फायदा मिलना है, और जिसने कराया है 10 साल कराया है, अगर उसने 50% से कम राशि खराब हुई है, तो जिसने लगातार बीमा करा रहा, लगातार बीमा राशि दे रहा है, उसको भी नहीं मिलता। तो ये बीमा कंपनियों का जो ये जाल है, इसको समाप्त करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही क्या? बीच में मैं आपको टोकना चाहता हूं, जिसने बीमा नहीं कराया उसको तो कभी नहीं मिलता है। इवन अगर आप फेल हो गए 1 साल भी अपना लोन रीपेमेंट करना, उसको भी नहीं मिलता। जो बात यह है कि जिसने बीमित अपना किया है, जिसने क्रॉप इंश्योरेंस लिया है और जिसका बीमा बैंक ने काटा है, और कई बार तो ये भी देखने में आया है पिछले कई दिनों में, बैंक वो बीमा का पैसा ही नहीं जमा करवाता और किसानों को नुकसान होता है। जी, हमने दिनेश जी से उत्तर जानना चाहा था। हम दिनेश जी अब आपके पास बाद में आएंगे, क्योंकि मामला दूसरा है, इसलिए दीपक जी से उत्तर लेना जरूरी, लेकिन हमारे साथ अलग अलग कई जगहों से दर्शक है। आगर मालवा से हमारे साथ हैं दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। हाँ सर जी। अरे ये अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे दिनेश जी, उसके बाद सवाल करें। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि जो पटवारी उनको जो सर्वे करने आते हैं, जो सेटिंग कर लेते हैं, उनके खाते में अधिक पैसा आता है और बाकी भी सब बेवकूफ बना देते हैं। अभी जैसे पिछले साल किसी को तो 50,000 का बीमा दिलवाया और किसी को बिल्कुल भी ये नहीं हुआ, जो ओरिजिनल गरीब को नुकसान हुआ उसको तो माना वो पैसा राशि मिलने की बात थी। दीपक जी, आपने क्या आपका सवाल समझ गए क्या आप? देखिए, उनका सवाल जैसे पूर्ववर्ती मित्र का था कि आकलन करने का जो फर्क है कि जो स्थानीय अमले ने आकलन किया है या जो किसान का आकलन है, उसमें फर्क है। इनको लगता है कि इनका नुकसान कहीं ज़्यादा है और इनको मुआवजा कम मिला है, या दूसरे का नुकसान कम था उसको मुआवजा ज़्यादा मिला है। जी, मतलब भेदभाव हो रहा मुआवजे, भेदभाव ये इसीलिए भेदभाव आपकी सरकार में ही हो रहा। नहीं, इस तरह के कोई आरोप ना लगे। देखिए, ऐसा है कि पटवारी की या नीचे के किसी अमले की भर्ती भारतीय जनता पार्टी ने रखी नहीं। ये व्यवस्था भी कई 100-150 साल पहले से अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई व्यवस्था है जी। और अब वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट व्यवस्था से कैसे मिले, उसी के लिए मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों एक बड़ा कदम भी उठाया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को नीचे तक भेजा है कि पूरी तरह सक्रिय होकर वो किसानों की मदद के लिए आगे आए जी। तो हमारा निवेदन इतना है कि एक बात तो यह है कि सर्वे होगा और हर व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा है, एक तो इसके पहले कभी नहीं हुआ था कि हमने जो ऋण की जो वसूली है वो 1 साल के लिए स्थगित कर दी गई है, और पूर्ववत जो फसल ऋण की जो दर 0% है उसी दर पे उनको भुगतान करना पड़ेगा। तो कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सारे माहौल को सकारात्मक बनाए रखने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में 50,000 गाँव हैं
एक गांव में कोई दूसरी वजह से कोई घटना होती है और सारा का सारे माहौल में नकारात्मकता घोल दी जाए, ऐसे प्रयास नहीं होना चाहिए। दिनेश जी ने, दीपक जी कहा था कि अगर भूख से एक मौत हो जाती तो पूरी सरकार हिल जाती है। हमारे साथ एक दर्शक और है गंजबासौदा से। हेमराज जी, आपका स्वागत, अपना सवाल करें। हाँ सर, मेरा सवाल था सर, मेरा कार्ड बनवाया था बैंक से, इलाहाबाद बैंक से जी। तो वहाँ पे सर, वहाँ पे दलाल बिक्री है सर वहाँ पे जी। तो वहाँ पे 10,000 रुपये कमीशन मैं ही मांग रहा हूँ। पिछली बार मेरा वहाँ पे बीमा के किसी जी है इलाहाबाद बड़ौदा बैंक में जी। वहाँ पे सर कुछ मतलब सुनाई नहीं होती और ना मेरा बीमा आया है ना सोसाइटी में कुछ बीमा आया था। 2,000 रुपये आया था, 1,10,000 का मेरा केजीसी था। बिल्कुल हेमराज जी, हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं अपना सत्ता पक्ष से कि आपकी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपके अंग हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक है छतरपुर से। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें, हमारा समय कम है। मैं सवाल करूंगा सर जी। मैं छतरपुर तहसील से बलीकला विलेज से बात कर रहा हूँ जी। श्रीमान जी, मैं जो पटेल साहब बैठे हैं मैं उनको सशक्त प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल में किसानों की पीड़ा से मिलके आए हैं। वो कांग्रेस के विधायक भी हैं। इससे कोई मतलब नहीं है सर जी। ये बात यहाँ पे ना तो बीजेपी की है ना कांग्रेस की है जी। ये बंदा एक्चुअल किसानों के बीच से वहाँ बैठा हुआ है जी। आपको पता है श्रीमान जी, हमारी पीड़ा ये है कि हम किसी भी टाइम आत्महत्या कर ले, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। आपको बताएं, ये ऐसी स्थिति हमारे क्षेत्र की है और जिसमें हम लोग इतनी बुरी कंडीशन में बैंक वालों की मार झेल रहे हैं कि आज 5 सालों से मैं 15% ब्याज दे रहा हूँ श्रीमान जी। और बैंक वाले कहते हैं कि 0% पे हम आपको कर्ज दे रहे हैं और मैं 15% ब्याज दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पटवारियों का कहना है कि आप 50,000 दोगे तो 1 लाख मिलेगा, अगर आप एक पैसा नहीं दोगे तो एक पैसा नहीं मिलेगा। बताइए, मैं कांग्रेस को दोष देता हूँ ना बीजेपी को दोष देता हूँ, हम किसको दोष दें? हमारे लिए कोई भी किसानी सरकार है ही नहीं। आप संभल रखें, सबसे पहले घबराएं नहीं। बहुत आपने मुकाबला किया है किसानों ने, हमें डट के मुकाबला करना है इसका। आप संयम रखें, क्योंकि किसान बहुत संयमित होता है। आप सबसे पहले संयम रखें और आपका जो होगा परमात्मा कहीं ना कहीं सुनेगा। आपने स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से जो अपनी बात कही, हमारे साथ दीपक जी हैं। निश्चित तौर पे दीपक जी यहाँ तर्क कुछ भी दें, लेकिन यहाँ जो भी बात सुन के जाते हैं, जो भी व्यवस्था बनानी होती है वो जाके अपने पार्टी फोरम में रखते हैं। आपकी बात आई है दीपक जी तक, उसको रखेंगे। लेकिन दिनेश जी, इस पूरे मुद्दे में आपने कई दर्शकों ने सवाल किया, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? अपने मंत्रियों से भी करवा सकते हैं, लेकिन जो नीचे की व्यवस्था है, जो पुरानी व्यवस्था है, कांग्रेस के समय से ही व्यवस्था है, अंग्रेजों शासनकाल की व्यवस्था, वो खराब हो गई है। वो देखिए, व्यवस्था को सुधारने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार जनता ने चुनी है, उस पर जो भी निर्णय करना है, यदि कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो आपको निर्णय लेने के लिए बैठाया गया ना। आप निर्णय करिए, हटाइए। आप देखिए, जो किसानों की समस्या सामने आ रही है, उनके मुआवजे का विषय है, उनको पैसे की जरूरत है। यदि मुआवजा नहीं मिलेगा, देखिए, तो तब तक कैसे निपटेगा? अभी आप सामने देखिए, सीमित साधन है। केंद्र सरकार से कोई पैकेज नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी विकास कार्य हैं उनसे हम 15% कटौती करके हम उनको देंगे। ये 15% भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, जो 1,000 करोड़ होता है और लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा की दरकार है इस समय किसानों को। देखिए, ये जिम्मेदारी, देखिए, कोई भी आप राशि दीजिए, ऊंट के मुंह में जीरा कहिए या कुछ भी, सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो है, जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसकी किसान के प्रति या हर वर्ग के प्रति, वो तो उसे पूरी करना होगी ना। आप यदि देखिए, जिस तरह से बैंकों का जो रवैया है, अधिकारियों का जिस तरह का रवैया है, आप हर जगह, हर अधिकारी ने जाके महसूस किया, हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है। सभी जगह जो है बिजली की समस्या है, बीज की समस्या, कई जगह बीज इतना घटिया मिला जिसके कारण फसल खराब हो गई। अभी ये सीजन तो चला गया त्रिपाठी जी, आगे जो इस तरह की जो हालात है उसमें रबी सीजन में भी बहुत बुरी हालत होने वाली है, होने वाली, जो सरकार का ध्यान नहीं है। जी 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 दिनेश,
तो ये उसको भी सरकार को देखना चाहिए कि अभी से बीज का प्रबंध हो जाए, बिजली का प्रबंध हो जाए, पानी, एक पेयजल का संकट प्रदेश में आने वाला है आने वाले दिनों में, उसके लिए भी काफ़ी पैसा लगेगा। अब तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है ना, अब पैसे की क्यों समस्या होना चाहिए। आप लगातार पिछले 3 साल से जब लगातार आप हर चीज़ पर जो है धरना प्रदर्शन करते थे, आज आप इतने संवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि केवल अधिकारियों को भेजकर आपने ड्यूटी पूरी कर ली। आप पूरी कैबिनेट के साथ जाइए ना मोदी जी के पास और कहिए कि हमारे प्रदेश को पैसा चाहिए है, तो बोलना चाहिए सरकार को। ये आज ही मुख्यमंत्री जी मोदी जी से मिल के आए हैं और उन्होंने कुछ मैसेज भी दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया है। देखिए, वो तो नीति आयोग की रिपोर्ट देने के लिए बैठक थी, वो जो उनकी जो मुलाकात थी उसमें एक विषय ये भी आया है। उसके पहले मलैया जी ने भी जाके डिमांड की है 2400 करोड़ रुपए की, लेकिन उस डिमांड से देखिए, जब दोनों अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो डिमांड के लेटर का आदान प्रदान होता है। यहाँ तो एक्शन होना चाहिए ना, जब एक ही पार्टी की सरकार है तो आपको जो जरूरत पर आपकी मदद हो जाए, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो लेकिन दर्शकों के सवाल से दिनेश जी ये आ रहा है, अगर व्यवस्था सुधर जाए, देखिए जैसे बैंक में दलाल घूम रहे हैं, वो 50% वो कमीशन मांग रहे हैं, बैंक में बोल रहे हैं 0% ब्याज में सरकार ने अगर व्यवस्था की है 15% वसूल रहे हैं, पटवारी बोल रहा है कि 1 लाख का मुआवजा मिलेगा, 50,000 मुझे दो। तो यहाँ व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई है कहीं। तो व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी के लिए ही तो ये कलेक्टर, कमिश्नर या जो अधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री जी ने 181 की जो व्यवस्था की है, उस पर आने वाली शिकायतों की निराकरण नहीं हो रहा। ये आपके दर्शक ने ही इस तरह की चीजें बताई हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उसको कि ये व्यवस्था सुधरे। उसके बाद आपने कहा एक नंबर दे दिया कि 181 पर शिकायत कराइए, 181 पर शिकायत हो गई, आपने 4 लेवल तय कर दिए कि 1, 2, 3, 4 लेवल तक शिकायत जाएगी। उस शिकायत को लास्ट लेवल तक पहुंचने में 1 साल लग जाता है, क्या 1 साल तक इंतजार किया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता दिनेश जी। मैं आपको दिनेश जी बता दूं, पटेल साहब आपको बता दूं, मैंने जो दर्शक आपको दिए हैं, हमारे इससे कहीं 5 गुना दर्शकों के फोन हैं जो हमारे प्रतीक्षा में हैं। हमने कुछ दर्शकों को लेकर के अलग अलग मुद्दों पे आप लोगों से चर्चा करने की बात कही, उनसे उन्होंने सवाल किया। दीपक जी, आपने छतरपुर से हमारे एक बेचारे किसान जो दर्शक हैं हमारे, उन्होंने अपनी व्यथा जो आपके सामने कही है उसके बारे में क्या कहेंगे? उनका कम से कम इसका उत्तर जरूर दें कि जो बिचौलिए हैं, जो वहां कमीशन खोर लोग हैं, उनको किस तरह से कसेंगे। सरकार आपकी है। देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो आला अफसरों को भेजा था, उस ब्लॉक में जो भी अधिकारी गए हैं उनकी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व प्रदेश में बहुत सीमित होता है। पूरे प्रदेश में मंत्री 25-26 होते हैं। जो अफसरान को भेजा गया है उनकी जिम्मेदारी है कि उस ब्लॉक में जो भी अव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो लापरवाही की हो, चाहे किसी तरह की भ्रष्टाचार की शिकायतों की हो, उनका निराकरण उन्हें करना चाहिए। और खाली जाना और आना ये उद्देश्य नहीं है। सरकार ये चाहती है कि हर समस्या का निराकरण हो। अगर इस कदम से भी नहीं हो पाया तो मैं निश्चित तौर पर सरकार तक, ये मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाऊंगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो एक गुप्ता जी ने बात उठाई कि मुआवजे की बात की, केंद्र के सामने हमने जो मुआवजे की राशि की मांग की है, अगर वहां से कम राशि भी मिलती है कोई और बात होती है, मिली ही नहीं अभी तक। नहीं, जो कम मिलने में समय लगता है, लेकिन जो भी राशि मिलेगी उसके अलावा भी अगर कोई कमी आएगी तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि दूसरे मद की जो राशि है उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, भले विकास के लिए 15% कहा है। और अगर गणित लगाएं भी ज्यादा कम तो 1000 करोड़ किसानों की मदद में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। और जो मुआवजे की राशि तय होगी हर किसान को मिलेगी, भले ही वो अब केंद्र सरकार से मिले तो, नहीं तो राज्य सरकार अपने स्रोतों से उसको पूरा करेगी। कैसे कर पाएंगे दीपक जी? आपने जो स्रोत बताए हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने पूरा गणित लगाया है, उसमें मात्र 1000 करोड़ होता है, जबकि कम से कम 4000 करोड़ की जरूरत है। नहीं, वो पूरे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का बजट जो है 125 करोड़ से ज्यादा का है, और मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है, मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि हर किसान को मुआवजा मिलेगा। अब जरूरत इस बात की है कि जैसा हमने पहले चर्चा की, हजारों साल से विपरीत परिस्थितियों में भी किसान संबल और मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। आज भी मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। बुरा वक्त है या खराब वक्त है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उनको दिलासा देने वाले हैं, चाहे अधिकारी हों या नेता हों, वो भी संवेदना के साथ रिएक्शन दें और उनका मनोबल बढ़ाने वाली बात करें। माहौल में सकारात्मकता बढ़े और किसान इस मुसीबत का सामना कर पाएं, इसकी जरूरत है। सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। ये हो सकता है कि मशीनरी की प्रक्रियाओं की सीमा होती है, इसलिए उसमें कुछ समय लगे, लेकिन धैर्य बनाए रखें। चलिए, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, हमारा मुद्दा था जो आपके मंत्री हैं उनके बेतुके जो बोल हैं उस पर आप इसमें एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, जो मैंने फिर दोहराऊंगा कि
कि सारा का सारा जो माहौल है, मध्य प्रदेश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो कृषि पे आश्रित हैं। कृषि के क्षेत्र में सूखे की मार है। आप बोल पे बताइए, वो ठीक है, किसान आश्रित हैं, 7 करोड़ की जनता में 4 करोड़ किसानों पे आश्रित है। जो आपके मंत्रियों के जो उन्होंने बयान दिए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसी को भी ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसी रिएक्शन नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी दुखी व्यक्ति का दुख बढ़े। दुख को शेयर करना है, दुख को कम करना है। और इसमें जरूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, पूरी तरह संयम बरतें और संबल प्रदान करें। मतलब गलत बयानबाजी है ये? अगर किसी ने गलत बयानबाजी की है तो वो निश्चित तौर पर गलत है। जी पटेल साहब, चलते चलते जो हमारा मुख्य मुद्दा था, किसी को भी ऐसे बयान देने का अधिकार नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि जो वो लगातार टीवी के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं 2 महीने का टेम्पररी बिजली कनेक्शन मिलेगा, उसका आदेश वो तुरंत पहुंचा दें। जो वो कह रहे हैं कि 50% जमा राशि करने के बाद जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलेगा, उसकी जगह 10% का नियम हम लागू कर रहे हैं, वो आदेश तुरंत पहुंचा दें। जो ऑफ द रिकॉर्ड आदेश है कि मुआवजे को कम से कम बनाकर ऊपर भेजें, उसको कम से कम सुधार कर किसानों को एक्चुअल मुआवजा देने का वो प्रयास करें, क्योंकि कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं रखें। किसान बहुत पीड़ित है। और जैसा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, 500 करोड़ रुपए पिछले वर्ष ही दिए थे, उसके पहले 2010 में 424 करोड़ दिए थे। ऐसी में केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि प्रदेश संकट की घड़ी में है, अपने खजाने से पैसे दें ताकि हमारे किसानों को संबल मिल सके और कहीं न कहीं जो एक मायूसी का दौर गुजर रहा है, आर्थिक परेशानी का दूर गुजर रहा है, उससे उसको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। मिल सकेगी राहत? क्या जितना ऊंट के मुंह में जीरा जैसा अभी तक तो आसार दिख नहीं रहे, क्योंकि अभी तक कल ही जाकर मेमोरेंडम इस सरकार ने दिया है, जबकि मेमोरेंडम कभी का चला जाना था। अभी तक अध्ययन दल केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में नहीं भेजा, छत्तीसगढ़ में वो भेज चुके हैं। मुझे तो आसार कम दिख रहे हैं। उसके बाद में भी मैं उम्मीद करता हूं, मैं उनसे निवेदन करता हूं केंद्र सरकार से भी इसके माध्यम से कि आप शीघ्र मुआवजा राशि के लिए आप यहां पर पैसा भेजें ताकि किसान को तुरंत राहत मिल सके। जी दिनेश जी, चलते चलते आपकी भी टिप्पणी चाहेंगे। और जो जैसा कि अभी पटेल साहब ने कहा कि जो भी आपने राज्य की डिमांड की है केंद्र सरकार से, जो भी मांग की है, उसका एक डोजियर बनता है और वो मंत्रालय से बनता है, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से आता है। संभवतः वो डोजियर सरकार ने भेज दिया है। उसको डोजियर भेजने के बाद अब उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन कम से कम महीने 2 महीने लग जाते हैं। तो ये जो समय है, जो अंतराल है, ये जो देरी हुई है, इसको आप किस रूप में लेते हैं दिनेश जी? और जो मंत्रियों के बयान पे है, हम आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे। सबसे पहले तो मंत्रियों के जो बयान है, ये जो प्रदेश में, जैसा दीपक जी कह रहे थे कि नकारात्मकता का माहौल पैदा होता है, देखिए माहौल पैदा करने में जो प्रमुख महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं, उनके इस तरह के बयान काफ़ी गंभीर भूमिका अदा करते हैं। तो उनकी सरकार को चाहिए कि वो उनका जो प्रभारी मंत्री की क्षेत्र में जो भूमिका है, जिस कार्य के लिए भेजा गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो बात करें। इस तरह के बयानों को लेकर फिर कोई ऐसा हाइपर ना हो कि यदि कहीं किसी अखबार में या किसी ने कहीं समाचार छप रहे हैं कि किसान की मौत हो गई है, तो किसान की मौत हो गई तो उसकी जांच भी हो रही है। तो संयम से उनको काम लेना चाहिए कि इस तरह के बयान ना दें, जिससे कि पूरे प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा हो कि काफ़ी जो है पैनिक क्रिएट हो, एक अगेंस्ट में जाए, सरकार के अगेंस्ट नकारात्मकता की जैसी बात। जैसे दीपक जी ने कहा कि सकारात्मकता के साथ बढ़ना चाहिए, सभी को किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो उसी सकारात्मकता के साथ सरकार में बैठे लोगों को पहल करनी होगी, तब बाकी लोग इसमें आगे आएंगे। जहां तक आपने दूसरा सवाल किया कि ये जो समय है, देखिए ये समय बहुत कठिन समय है। इस समय में जो भी हमारे राज्य के रिसोर्सेज हैं, उन्हीं से हमको सहायता करनी होगी किसानों की। सरकार ने यदि कोई आदेश नहीं पहुंचे, जैसा शैलेंद्र जी ने बता रहे हैं, बिजली कनेक्शन की प्रॉब्लम है, लोगों को अभी तक जो है, और दूसरे तरह की खाद बीज की जो समस्या आ रही है आगे, वो सारी के उनके आदेश तत्काल पहुंच जाएं, तो शायद इस समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इतने 4 करोड़ किसान हैं, यदि 4 करोड़ किसान में आप देखिए कुछ परसेंट यदि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, तो उससे ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का हौसला टूट गया है। उस हौसले को ही बनाए रखने के लिए सरकार को पहल करके आगे होकर सारी चीज़ों को छोड़ के ये अपने संसाधन पूरे लगा देना चाहिए, तभी कुछ होगा। क्योंकि ये दिवाली के बाद आप देखिए फिर एक बार पैनिक क्रिएट होगा। अभी 8 दिन में बिल्कुल ठंडा रहेगा, दिवाली जैसे ही खत्म होगी फिर लोग खेतों पर जाएंगे, फिर वहाँ देखेंगे दल नहीं पाएंगे, तो फिर वो जो है उनके मन में पीड़ा होगी। तो इसलिए उस पीड़ा से बचने के लिए जो है सरकार को सारे संसाधन लगा देने चाहिए। जी दिनेश जी, आपकी विशेष टिप्पणी के लिए हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को जो आपने विशेष टिप्पणी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र पटेल जी, आप तो कृषक हैं, आपने जो मैसेज दिया है
पार्टी लाइन से हट के जो बताया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक जी, आज आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो कुछ स्वीकारोक्ति आपकी रही है और जो हमारे दर्शकों को आपने बताया कि हम उनका दर्द दूर करने का प्रयास करेंगे, कम से कम उन मंत्रियों से, तो बेहतर है कि आपने उनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की माननीयों के बेरुखे बयानों की। ये वही बयानवीर हैं जिन्होंने जनता के ही रहमो करम पर माननी कहलाने का रुतबा हासिल किया है और आज उसी जनता पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक और कुदरत की मार झेल रहे किसान मौत को गले लगाने को मजबूर हो रहा है, तो दूसरी ओर चुनावी बयार के दौरान किसानों का सच्चा हमदर्द बनाने का दावा करने वाला उनका प्रतिनिधि उनके जख्मों पर मरहम लगाने के